नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट रिंकू डाबरा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे ईएसआईसी एक्ट क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, जो बेनिफिट्स हैं उनको कैसे अवेल कर सकते हैं, उनकी कंडीशंस क्या है। तो आज हम ईएसआई के बारे में डीपली जानेंगे। तो बेसिकली ईएसआईसी एक्ट जो है 1948 में आया था। तो ईएसआईसी एक्ट क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। ईएसआईसी एक्ट जो है वो एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जो कि एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई थी, ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले एम्प्लॉयज के लिए। ठीक है। ये स्कीम जो है, इसको स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की एक बॉडी है, वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करती है। इट्स कम अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर आती है ये। ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्या है ईएसआईसी की और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो एलिजिबिलिटी है ईएसआईसी की, जिस भी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं या 12 महीने में काम किया है, तो उस दिन से ईएसआईसी एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा उस कंपनी में। सेकंड कंडीशन है कि जिस भी वर्कर की 21,000 से ग्रॉस सैलरी कम होगी वो ईएसआईसी के लिए एलिजिबल होगा। अब है कि इसके बेनिफिट्स क्या है। तो जो सेक्शन 46 है ईएसआईसी एक्ट का, वो टोटल 6 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स बताता है कि जो है 6 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है एज पर दी सेक्शन 46 ऑफ ईएसआईसी एक्ट। यानी कि एक बार एप्लीकेबिलिटी आ गई तो फिर उस एम्प्लॉय को 6 सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इसमें कंडीशन है कि उनको वेल करने के लिए कुछ कंडीशन है डिफरेंट डिफरेंस की, कितने दिन वर्किंग होना चाहिए, इतने दिन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो चलो हम उसको विस्तार से जान लेते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। तो पूरी वीडियो को आराम से देखें, स्किप ना करें। और अगर आप अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डाबरा लीगल एंड एचआर सपोर्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट जानकारी हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। ठीक है। तो पहला बेनिफिट है मेडिकल बेनिफिट है। मेडिकल बेनिफिट क्या है कि मेडिकल बेनिफिट में फुल मेडिकल केयर मिलती है जो इंश्योर पर्सन है और उसके फैमिली मेंबर को, जो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो कि फर्स्ट डे से ही मिलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे वो एम्प्लॉयमेंट में एंटर करता है तो फर्स्ट डे से ही वो इंश्योर हो जाता है और उसी दिन से उसको मेडिकल बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा अच्छा बेनिफिट क्या है ईएसआईसी का। सपोज करो कि हम कोई मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं, हमने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, उसकी एक लिमिट होती है पर्टिकुलर कि 3 लाख यूज कर सकते हैं, 5 लाख का होगा, 7 लाख का होगा, 10 लाख का होगा, करोड़ का होगा। मतलब कि एक लिमिट होगी फिक्स कि मैक्सिमम इतना ही यूज कर सकते हैं। लेकिन ईएसआईसी में कोई सीलिंग लिमिट नहीं है एक्सपेंडिचर की। जो ऑन द ट्रीटमेंट, यानी कि जो हमारा ट्रीटमेंट होगी उसकी मैक्सिमम यूज की लिमिट ही नहीं है। यानी कि अनलिमिटेड बेनिफिट ले सकता है इंश्योर पर्सन और उसके फैमिली मेंबर। इसका एक दूसरा बेनिफिट और है, सपोज करो कि कोई एम्प्लॉय परमानेंटली डिसेबल होने के कारण काम नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या है कि ईयरली 120 रुपए देकर सेम बेनिफिट ले सकता है जो कि एक एम्प्लॉय लेता है और उसके डिपेंडेंट लेते हैं। तो यानी कि अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है जो परमानेंटली डिसेबल्ड है और अब काम नहीं कर सकता, तो वो 120 रुपए ईयरली देके एज ए जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स हैं वो ईएसआईसी के बेनिफिट्स उठा सकता है। ठीक है। अब इसमें आता है कि सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा, मतलब कि सिस्टम क्या होगा ट्रीटमेंट का, मेडिकल के बेनिफिट का स्केल्स क्या होगा, रिटायर जो एम्प्लॉय है उनके लिए बेनिफिट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट्स इन द स्टेट क्या है, डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट क्या है, स्पेशल कंसल्टेशन क्या है, इनपेशेंट ट्रीटमेंट क्या है, इमेजिंग सर्विसेज क्या है, आर्टिफिशियल लिप्स एंड एड्स क्या है, स्पेशल प्रोविजंस क्या है और रिम्बर्समेंट का प्रोसेस क्या है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि जैसा सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। तो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। तो जनरली जो है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन यूज होता है फॉर प्रोवाइडिंग द मेडिकल बेनिफिट्स। यानी कि जो मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें एलोपैथिक सिस्टम यूज होता है। बट कुछ एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर होते हैं जो डिमांड करते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक यूज का। यानी कि इंडियन सिस्टम जो है, होम्योपैथी का जो सिस्टम है उसके द्वारा ट्रीटमेंट लेने का। तो जो है कि स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी क्वालिफाइड सिस्टम को, जहाँ पे कि ये इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी इलाज कोई भी करा सकता है। पर वो है, उसकी कंडीशन ये है कि वो किसी पे भी जाके नहीं करा सकता, उसको स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करेगी। ठीक है। और जो है
ट्रीटमेंट जैसे कि योगा के अंदर आयुर्वेदिक, उन्नई, सीधा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकता है। अब क्या है कि इसमें ये कैशलेस नहीं होगा जो होम्योपैथी कराएगा, उसमें पहले एम्प्लॉय को अपना ट्रीटमेंट कराना है, फिर रिम्बर्समेंट कराएगा। तो उसके लिए रिम्बर्समेंट के लिए क्या होगा, सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैश बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्सन ट्रीटेड बाय द इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड द होम्योपैथी शुड बी इशूड बाय द इंडियन, जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, उसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया हो, वो क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग हो जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तभी आप होम्योपैथी का बेनिफिट लिया है उसका रिमर्स करा सकते हैं। दूसरा था कि स्केल क्या होगा, यानी कि बेनिफिट क्या किस हद तक मिलेंगे। तो पहला है कि आउट पेशेंट ट्रीटमेंट होगा, डोमिसाइलरी पेशेंट डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट होगा। ये क्या है कि डॉक्टर जो हमारा कवर है ईएसआई में एम्प्लॉय या वर्कर, उसके घर पे विजिट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि कोई इस कंडीशन में नहीं हॉस्पिटल जा सके तो वहां से घर पे आएंगे विजिट करने के लिए। स्पेशल कंसल्टेशन मिलेगा, इन पेशेंट ट्रीटमेंट मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन में, फ्री सप्लाई ऑफ ड्रग, ड्रेसिंग एंड आर्टिफिशियल लिप्स मिलेगा, जो हमारी ड्रेसिंग वगैरह होगी, पट्टी वगैरह होती है वो फ्री मिलेगी। इमेजन एंड लेबोरेटरी सर्विसेज मिलेंगी, इंटीग्रेटेड फैमिली वेलफेयर, इम्यूलाइजेशन, एमएससी प्रोग्राम, ये सारे प्रोग्राम है, एम्बुलेंस की सर्विस मिलेगी, मेडिकल सर्टिफिकेट, स्पेशल प्रोविजन वगैरह ये मिलेंगे। अब है कि फैमिली मेंबर को क्या बेनिफिट मिलेगा। While in all the implemented areas, IPs are entitled to medical care as detailed above, यानी कि जो हमारा आईपी है, यानी कि जो वर्कर है उसको जो ऊपर की जो बेनिफिट्स है वो सारे मिलेंगे एज अबव मेंशन, और जो फैमिली का मेंबर है उसको भी जितने बेनिफिट आईपी को मिल रहे हैं उतने ही बेनिफिट फैमिली मेंबर को भी मिलेंगे। ठीक है, अब आता बेनिफिट्स ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉय। आईपी का मतलब है जो इंश्योर्ड पर्सन है, तो जब वो रिटायर हो जाएगा उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो उसको मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे रिटायर्ड इंश्योर्ड पर्सन को, या कोई परमानेंट डिसेबलमेंट है, यानी कि कोई सुपर नेचर पे रिटायर हुआ हो या परमानेंट डिसेबलमेंट होने के बाद रिटायर हुआ हो, तो वो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि 120 रुपए ईयरली देके, यानी कि जो आता है 10 रुपए मंथली लमसम अमाउंट देके जो ईयरली का 120 रुपए आता है, वो मेडिकल बेनिफिट ले सकता है एज पर दी सेक्शन 56 ऑफ द ईएसआईसी एक्ट। दूसरा है कि एक इंश्योर्ड पर्सन और उसका जो स्पाउस है लिव्स इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनेशन, यानी कि सुपरनेशन पे अगर किसी एम्प्लॉय ने जॉब छोड़ी है, बट उसकी एक कंडीशन है कि उसका जो कंट्रीब्यूशन था जॉब छोड़ने से पहले कम से कम 5 साल का रहा हो, तो वो ये बेनिफिट ले सकता है जो रिटायर्ड आईपी के होंगे, यानी इंश्योर्ड पर्सन के जो बेनिफिट्स होंगे एक रिटायर्ड एम्प्लॉय भी ले सकता है, बट उसकी कंडीशन ये है कि उसने 5 साल काम किया हो। थर्ड है कि एक इंश्योर्ड पर्सन है और हर स्पाउस हु टू बी इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ परमानेंट डिसेबलमेंट ड्यू टू दी एम्प्लॉयमेंट इंजरी। और दूसरा है कि अगर कोई डिसेबलमेंट हुआ है, परमानेंट डिसेबलमेंट की वजह से किसी ने जॉब छोड़ी है, तो वो उसमें कंडीशन अप्लाई नहीं कि 5 साल काम किया ही क्या हो, यानी कि रिटायर्ड आईपीएस है, आईपीएस ऑफिसर वाला नहीं है, इंश्योर्ड पर्सन वाला आईपी है। तो इंश्योर्ड पर्सन जो है उसको बेनिफिट मिलेंगे 10 रुपए पर मंथ, यानी कि वो लमसम 1 साल की अमाउंट सबमिट करा दे 10 रुपए पर मंथ के बेसिस पे, यानी कि 120 रुपए करा दे, तो उसमें जिसका सुपरनेशन हुआ है उसको भी बेनिफिट मिलेंगे, और किसी के परमानेंट डिसेबलमेंट की वजह से जॉब छूटी है तो उसको भी मिलेंगे। बट कंडीशन उसमें कि जिसका सुपरनेशन की वजह से जॉब छूटी है, यानी कि रिटायरमेंट की एज पे जाके छूटी है, तो उसका कंडीशन ये है कि उसने कंट्रीब्यूशन कम से कम 5 साल कंट्रीब्यूशन किया हो रिटायरमेंट से पहले, जब रिटायर हो रहा है तो उसको तब ये बेनिफिट मिल पाएगा। बट परमानेंट डिसेबलमेंट की कंडीशन में 5 साल वाली कंडीशन अप्लाई नहीं है। अब आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकल बेनिफिट इन ए स्टेट, यानी कि मेडिकल बेनिफिट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है, केवल दिल्ली को छोड़ के, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को छोड़ के स्टेट गवर्नमेंट इसका एडमिनिस्ट्रेशन करती है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इसको चलाती है 1962 से, उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह चला रही थी। अब आता है कि द कॉर्पोरेशन हैज आल्सो टेकन द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गन ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर्स, यानी कि जो हॉस्पिटल्स है उनको, उनकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने ले ली है। अब सेंटर्स कहाँ कहाँ है, दिल्ली में है सेंटर, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, नागड़ा में है, और जो हमारा इंडस्ट्रियल पॉकेट है उत्तर प्रदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इनमें भी ये हॉस्पिटल्स वगैरह है। डोमिसाइलरी ट्रीटमेंट क्या होगा, ये वही ट्रीटमेंट है जैसे मैंने आपको भी बताया कि कोई जो
इंश्योर्ड पर्सन है या उसका फैमिली मेंबर है, फ्री मेडिकल लेने के लिए एंटाइटल है, बट वो किसी वजह से हॉस्पिटल विजिट नहीं कर सकता है, तो उसको घर पे आके ट्रीटमेंट मिलेगा। या फिर वो कोई कन्वेंस यूज करता है, यानी कि कोई कैब वगैरह यूज करता है हॉस्पिटल जाने के लिए या डिस्पेंसरी जाने के लिए, तो उसका भी रिम्बर्समेंट होगा। लेकिन फीस जो है अप टू दी 5 किलोमीटर तक ही मिलेगी, क्लिनिक से लेके, और उसके जो नियर बाय क्लिनिक होगा 5 किलोमीटर तक का, वहां से जाके मेडिसिन ले ले, उसका कन्वेंस का रिम्बर्समेंट होगा। इन पेशेंट ट्रीटमेंट होगा अंडर द ईएसआईसी स्कीम आईपीसी। ऑल एरियाज एंड अदर फैमिली मेंबर्स इन एरिया विद फुल मेडिकल केयर फैसिलिटी आर एंटाइटल्ड टू द हॉस्पिटलाइजेशन। यानी कि पूरे हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो एंटाइटल है वो हॉस्पिटलाइज फुल मेडिकल के लिए एलिजिबल है, वो और उसके डिपेंडेंट। इमेजिंग सर्विसेज एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा, जैसे कि किसी का सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता, इको इकोकार्डियोग्राफी होता है, अग्नि की जो कान वगैरह की बीमारी होती है। लेबोरेटरी फैसिलिटी टू कॉस्ट ऑफ आईपीएम देयर फैमिली मेंबर्स स्टेट लेवल, ठीक है। स्पेशल हॉस्पिटल और अदर इंस्टीट्यूशन हैविंग टाइप, यानी कि जहाँ पे ईएसआई का टाई अप है, वहां पे जाकर वो सीटी स्कैन करा सकता है, एमआरआई करा सकता है, इको कार्डियोलॉजी कार्डियोलॉजी का ट्रीटमेंट करा सकता है, यानी कि टेस्ट वगैरह करा सकता है। तो पता आर्टिफिशियल लिप्स एंड एड्स, यानी कि जैसे कि किसी को सुनने में दिक्कत है, किसी के दांतों में दिक्कत है, कोई व्हील चेयर वगैरह यूज करता है, तो ये बेनिफिट्स भी उसको मिलेंगे। अब वो तो पहला बेनिफिट था। अब जैसे कि 6 बेनिफिट बताए थे, तो वो पहला बेनिफिट था। अब दूसरा बेनिफिट है सिकनेस बेनिफिट, यानी सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। सिकनेस बेनिफिट में क्या मिलेगा कि कैश कंपनसेशन मिलेगा, जो कि उसके वेजेस है उसका 70% तक मिलेगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि उसने मैक्सिमम 91 डेज तक मिलेगा, 70% तक, यानी कि कोई बीमार हो जाता है तो उसको 70% ऑफ वेजेस मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट है कि 91 दिन तक ही मिलेगा। बट और वो भी तब मिलेगा जब उसने लास्ट के जो कंट्रीब्यूशन पीरियड 6 मंथ है उसमें कम से कम 78 दिन कंट्रीब्यूशन किया हो, यानी कि 78 डेज काम किया हो, उसमें कंट्रीब्यूशन सबमिट हुआ हो, तभी उसे उसके वेजेस का 70% वेजेस मिलेगा। और वो 51 दिन तक, 91 डेज तक मिलेगा, 91 दिन तक। ये अप टू 2 ईयर बढ़ सकता है, जो कि 34 मैलिग्नेंट एंड लॉन्ग टर्म डिजीज है एज पर एज दी एक्ट। उसको उसमें जो एक्सटेंडेड सिकनेस है उसमें जो है 2 साल तक मिलेगा, और उसमें केवल 80% मिलेगा। यानी कि जो हमारा सिकनेस बेनिफिट था पहला, उसमें 70% मिल रहा था, 91 दिन तक मिल रहा था, और 78 दिन कंट्रीब्यूशन होना जरूरी था। अब आता है एक्सटेंडेड सिकनेस। ये 34 बीमारियां है, वो हम नेक्स्ट पीपीटी में देखेंगे कौन कौन सी है। तो एक्सटेंडेड बेनिफिट में जो है 80% वेजेस मिलता है। अनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट इक्वल, उसमें जो है फुल वेजेस मिलता है। अगर सपोज करो कि कोई हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के लिए जाता है या कहीं हुआ है, तो उसमें पूरा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन मेल 7 दिन और फीमेल 14 डेज का। मैटरनिटी बेनिफिट जो है, इसमें एक कंडीशन है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन मेल है और उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई है, तो उसमें जो है ये वेजेस वगैरह नहीं मिलते हैं। बट अगर कोई आईपी यानी इंश्योर्ड पर्सन फीमेल है, तो उसको जो है 26 वीक का छुट्टी मिलती है। उसका जो है पे जो है कंपनी करती है। बट उसकी कंडीशन यही है कि उसने कम से कम 70 दिन का कंट्रीब्यूशन किया हो, 2 पीरियड में, लाइक लास्ट के जो 2 पीरियड थे उसमें 70 डे का कंट्रीब्यूशन हो, तो उसमें जो है उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा 26 वीक का, जो कि डॉक्टर के एडवाइस पे 1 महीने और बढ़ाया जा सकता है, यानी कि 26 दिन वो 26 हफ्ते वो, और 1 महीना और बढ़ाया जा सकता है। तो वो 1 महीना जो बढ़ेगा वो मेडिकल एडवाइस के ऊपर होगा, तो उस पे उसको पूरा सैलरी उसकी ईएसआईसी से मिलेगी। अब आता है डिसेबलमेंट। 2 टाइप के डिसेबलमेंट होते हैं, एक परमानेंट डिसेबलमेंट होता है, एक टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है। एलिजिबिलिटी फर्स्ट डे से ही हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे लिखे फ्रॉम डे वन ऑफ एंटरिंग इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट एंड irrespective ऑफ हैविंग पेड एनी कंट्रीब्यूशन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंजरी। यानी कि अगर काम करते टाइम पे कोई इंजरी होती है, तो उस कंडीशन में ये नहीं देखा जाएगा कि उसका कंट्रीब्यूशन गया या नहीं गया है, तो फर्स्ट डे से ही जो है एलिजिबल हो जाएगा बेनिफिट्स लेने के लिए। टेम्परेली डिसेबलमेंट में जो है 90% वेजेस का, जो वेजेस जो होगी उसका 90% मिलेगा। सपोज करो कि किसी के 20,000 रुपये मंथली सैलरी है, तो उसको 18,000 रुपये मिलेगा।
और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 91 दिन ही मिलेगा या कितने दिन मिलेगा। इसमें क्या रहेगा, मिलेगा जब तक उसकी डिसेबिलिटी ठीक होती है, यानी कि डिसेबल रहता है वो तब तक मिलता रहेगा। दूसरा है कि अगर कोई परमानेंटली डिसेबल हो जाता है तो उसमें बेनिफिट जो है 90% ऑफ वेजेस इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ द लॉस ऑफ अर्निंग कैपेसिटी, यानी कि उसमें अप टू दी 90% ऑफ वेजेस मिलेगा, यानी कि उसको रेगुलर मिलता रहेगा एज ए पेंशन। बट वो डिपेंड करेगा कि उसका लॉस कितना था, यानी कि उसका उंगली कटी थी तो अलग बेनिफिट मिलेगा, अगर हाथ कटा था तो अलग बेनिफिट मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, पूरा हाथ कट गया था तो अलग मिलेगा, हाथ पैर कट गया था एक्सीडेंट में तो अलग बेनिफिट मिलेगा। अप टू 90% उसका जो वेजेस था उसका 90% तक उसे बेनिफिट मिलेगा। यानी कि डिसेबलमेंट में दो कंडीशन है, परमानेंट टेम्परेरी। इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि आपके ना कॉन्ट्रीब्यूशन गया ही गया हो, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के बाद, एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको 90% वेजेस मिलना ही है। टेम्परेरी डिसेबलमेंट में तब तक कि आपका डिसेबलमेंट कंटिन्यू रहता है, परमानेंट में अप टू दी 90% मिलता है, बट ये डिपेंड करता है कि आपका लॉस कितना हुआ है, यानी कि कितना पार्ट आपका लॉस हुआ है बॉडी का। अतः डिपेंडेंट बेनिफिट्स क्या होता है, जो डिपेंडेंट है उसको बेनिफिट मिलेगा। डिपेंडेंट बेनिफिट पेड एट द रेट ऑफ 90% ऑफ वेजेस इन द फॉर्म ऑफ मंथली पेमेंट टू द डिपेंडेंट ऑफ डिजीज इंश्योर्ड पर्सन इन केस वेयर डेथ अकर ड्यू टू द एम्प्लॉयमेंट इंजरी, यानी कि ऑक्यूपेशनल हैजार्ड की वजह से या एम्प्लॉयमेंट इंजरी यानी कि काम करते दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसके डिपेंडेंट को 90% जो उसकी वेजी थी उसके 90% के वेज के अकॉर्डिंग वेजेस मिलेगा और एज ए पेंशन। यानी कि सपोज करो कि एक एम्प्लॉई है, वो काम कर रहा है, उसके काम करते वक्त डेथ होगी और उसकी 20,000 रुपये मंथली सैलरी थी, तो उसकी जो विडो होगी, उसकी जो वाइफ होगी, उसको 18,000 रुपये मंथली वेजेस मिलेंगे। अब आते अदर बेनिफिट्स क्या हैं। अदर बेनिफिट्स है इन केस ऑफ डेथ एक 15,000 रुपये उसके डिपेंडेंट को मिलता है डायरेक्टली ईएसआईसी से। और अगर जैसे कन्फाइनमेंट के एक्सपेंसेस मिलते हैं, अगर कहीं पे एक वुमेन है या उसका आईपी है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज वाइफ, यानी कि अगर आई इन शॉर्ट पर्सन वुमेन हो या कोई मेल हो, अगर कहीं पे कन्फाइनमेंट का प्लेस ईएसआईसी के का अवेलेबल नहीं है तो वहां पे जो है लमसम अमाउंट मिलती है। एट ए प्रेजेंट वो अमाउंट है 5,000 रुपए, यानी कि कंफाइनमेंट एक्सपेंस एट एन इंश्योर्ड वुमेन और एन आईपी इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज वाइफ इन केस ऑफ कंफाइनमेंट अकर्स एट ए प्लेस वेयर नेसेसरी मेडिकल फैसिलिटी अंडर द एसआई स्कीम आर नॉट अवेलेबल, यानी कि मेडिकल फैसिलिटी अंडर द एसआई स्कीम अगर अवेलेबल नहीं है तो एक लमसम अमाउंट मिलता है। और आज की डेट में वो अमाउंट 5,000 रुपए है, यानी कि 5,000 रुपए एक लमसम अमाउंट मिलेगा और फर्नल एक्सपेंसेस 15,000 रुपए मिलेंगे। ठीक है। एडिशनल बेनिफिट क्या है कि किसी की वोकेशनल रिहेबिलिटी हो है तो उसको परमानेंट डिसेबलमेंट है तो उसको ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए मिल है तो वो मिलेगी। किसी का फिजिकली कुछ डिसेबलमेंट है तो अगर एक्सरसाइज वगैरह करानी है तो उससे रिलेटेड क्या नाम है बेनिफिट्स मिलेंगे। ओल्ड एज मेडिकल केयर में फॉर इंश्योर्ड पर्सन रिटेनिंग ऑन अटेनिंग द एज ऑफ सुपरनेशन और अंडर द vocational rehabilitation or physical VRS or ERS and person having the leave service due to the permanent disability insured person spouse on the payment of, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि ओल्ड एज में यानी कि कोई अगर रिटायरमेंट होता है तो उसको 120 रुपए पर एनम देने पे, या परमानेंट डिसेबलमेंट होता है तो 120 रुपए पर एनम देने पे उसको सेम बेनिफिट मिलेंगे ईएसआईसी के जो एक आईपी वाले को मिलते हैं। बट यही था कि सुपरनेशन की एज में कंडीशन थी कि 5 साल उसका कंट्रीब्यूशन गया हो। ये है एक है राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, ये इफेक्टिव आई थी 1/4/2005 से। इसमें क्या था कि अगर कोई एम्प्लॉय इंश्योर्ड पर्सन, एम्प्लॉय नहीं इंश्योर्ड पर्सन अनप्लॉय हो जाता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ फैक्ट्री, रिट्रेचमेंट कर रहा है, परमानेंट इनवैलिडिटी हो रही है, तो उसमें क्या था उसका जो एम्प्लॉयमेंट था, जैसे सपोज उसकी जो सैलरी थी, सपोज करो किसी की 20,000 सैलरी थी तो उसका 50% वेजेज यानी कि 10,000 रुपये पर मंथ एज ए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज मिलेगा 2 साल तक। मेडिकल बेनिफिट्स उसके सेम रहेंगे जैसे कि उसके कवरेज के अकॉर्डिंग थे, जब तक वो अनएम्प्लॉय रहेगा 2 साल तक रहेगा। वोकेशनल ट्रेनिंग वो ले सकता है, यानी कि अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए वो ट्रेनिंग ले सकता है ताकि उसकी जॉब लग सके। तो राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के तहत जो कि 1 अप्रैल 2005 में आई थी, उसके तहत अगर कोई एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयड होता है तो उसको उसके वेजेस का 50% अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिलेगा, यानी कि बेरोजगारी भत्ता मिलेगा 50%। जो 50% उसको उसकी लास्ट सैलरी थी, यानी कि किसी की 20,000 सैलरी थी तो उसको 10,000 रुपये बेरोजगार भत्ता मिलेगा 2 साल तक।
और उसको मेडिकल बेनिफिट सेम रहेंगे। ईएसआईसी हॉस्पिटल डिस्पेंसरी से वो बेनिफिट ले सकता है जब तक वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, मैक्सिमम 2 साल तक। और वो ईएसआईसी से ट्रेनिंग भी ले सकता है ऑन एक्सपेंडिचर ऑन फ्री एंड ट्रेवलिंग अलाउंसेस बॉर्न बाय द ईएसआईसी, यानी कि जो उसके सपोज करो कि जहाँ पे वो ट्रेनिंग लेने जा रहा है वहाँ का आने जाने का खर्चा भी ईएसआईसी उठाएगी, ताकि वो स्किल्स डेवलप कर सके और नौकरी प्राप्त कर सके। अब क्या है कि पहले तो ये था राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, फिर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना आई, ABVKY। इसमें क्या था कि बंदा इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ पेमेंट अप टू 90 डेज वंस इन लाइफ, 90 दिन तक के पेमेंट रिलीफ पेमेंट ले सकता है एक बार लाइफ में। और क्या हुआ, इन्होंने 2000 क्या नाम, एक साथ 2008 में ये आया था ऑन ए पायलट बेसिस फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, इनेबिलिटी एक्सटेंड फॉर अनदर। ये स्कीम जो है अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पे ही इंट्रोड्यूस हुई थी, यानी कि एक साथ 2008 में हुई थी कि 2 साल तक जो है वो अपना अनएम्प्लॉयमेंट, वो बेरोजगारी भत्ता ले सकता है, वो सेम ही थी। और क्या हुआ कि कोविड के दौरान जुलाई 20 से लेके अगर अगर किसी की उससे पहले बेरोजगार चल रहा था तो 1 साल और बढ़ा दिया था, यानी कि वो 3 साल तक का बेरोजगारी भत्ता ले सकता था। और इसके वेजेस बढ़ा दिए थे, जो बेरोजगारी भत्ते के थे 50% कर दिए थे, जो कि पहले 25% थे। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत जो पहले 25% मिलते थे उसको 50% कर दिया गया था। बस उसकी कंडीशन यही थी कि उसका जो है कॉन्ट्रीब्यूशन 78 डेज का रहा हो। इस क्लेम को एम्प्लॉय जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकता था ईएसआईसी की साइट पे जाके। ये क्लेम टू गेट द रिलीफ कैन बी मेड ऑनलाइन एट वेबसाइट www.esic.in along with the submission of physical claim with the affidavit। एफिडेविट सबमिट करना होगा, फिजिकल फोटोकॉपी ऑफ आधार कार्ड देनी होगी, बैंक डिटेल देनी होगी टू दी डेजिग्नेटेड ईएसआईसी ब्रांच बाय द पोस्ट। यानी कि अगर एम्प्लॉय नहीं जा सकता तो साइट पे अप्लाई करे और फिर जो है प्रिंट आउट निकाल के एफिडेविट के साथ जो उनका डेजिग्नेटेड ईएसआईसी ब्रांच है उसको फिजिकल डॉक्यूमेंट भेज दें। अब इंसेंटिव टू द एम्प्लॉयर इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर प्रोवाइडिंग रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टू द पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि अगर कोई डिसेबल एम्प्लॉय है उसको कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो उसमें क्या कंडीशन है, उसमें कंडीशन है कि जो कवरेज होगी एम्प्लॉय की उसका 21 क्या नाम है 21 की बजाय 25,000 तक की कवरेज पे वो एलिजिबल होगा ईएसआईसी के लिए। सपोज करो कि डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव होना चाहिए कि जो सर्टिफिकेट बनता है डिसेबिलिटी का, वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए उस पर्सन के पास। तो उसकी जो लिमिट है कवरेज की वो 25,000 तक हो जाएगी, यानी कि जो 21 पहले एलिजिबिलिटी 21,000 है उससे कम थी, बट डिसेबिलिटी के केस में 25,000 ग्रॉस सैलरी से कम वाला एलिजिबल हो जाएगा। और क्या है कि जो पहले 3 साल होंगे एम्प्लॉयमेंट के, जो एम्प्लॉयमेंट के पहले 3 साल हो गए उसका जो एम्प्लॉय वाला जो पार्ट है उसका कंट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। यानी कि जैसे कि अभी कंट्रीब्यूशन का जो परसेंटेज है वो 0.75% तो एम्प्लॉय का करता है और 3.25 एम्प्लॉयर को सबमिट करना पड़ता है। तो यानी कि जितनी भी सपोज करो कि जो डिसेबल पर्सन है उसकी 24,000 सैलरी है, तो जो 24,000 मंथली अर्न करेगा, जैसे कि 24,000 सैलरी होगी और उसके साथ सपोज करो कि उसने ओवर टाइम भी करा, ओवर टाइम में उसने 3,000 रुपये कमाए, तो उसकी होगी 27,000 रुपये सैलरी। तो 27,000 पे जो 3.25% लगेगा उसको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो 877 रुपये मंथली बैठते, तो 877 रुपये मंथली जो एम्प्लॉयर का पार्ट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी इन केस ऑफ डिसेबल पर्सन को अगर कोई एम्प्लॉयड करता है तो दोस्तों आज हमने जो है एएसआईसी के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी नॉलेज हो सके एएसआईसी के बारे में। और बहुत से हमारे वर्कर ऐसे हैं कि वो अपना कंट्रीब्यूशन तो देते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो उनका कट रहा है, उनके सैलरी के पार्ट से जा रहा है, बट वो बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। और एक चीज और, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही जाना था कि इसमें जो मेडिकल बेनिफिट लेते हैं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो लोगों को जागरूक करने के लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि लोग जागरूक हो सके और ईएसआईसी से बेनिफिट ले सके। दूसरा ये कि लोग बाग बोलते हैं कि यार वहाँ पे तो डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर कोई बीमारी ऐसी है कि जिसका इलाज ईएसआईसी हॉस्पिटल में नहीं है तो वो रेफर कर देते हैं एम्स जैसे हॉस्पिटल को, जहाँ पे आपको क्या नाम है कि अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती। एज ऑन रेफरल जिस डेट को आपको रेफर किया गया है आपको ट्रीटमेंट एम्स जैसे हॉस्पिटल से भी मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।